क्या आपको पता है कि इंडिया पूरी दुनिया का 20% डिजिटल डेटा जनरेट करता है, लेकिन हम अपने देश में सिर्फ 3% डेटा स्टोर करते हैं। सोचिए, डेटा हमारा और स्टोरेज का कंट्रोल बाहर। लेकिन अब ये गेम पूरी तरह बदल रहा है। I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. What we are doing at Jamnagar is we are now ready for big scale up. Build out 1 gigawatt in terms of data centers in India. Indian data should remain in India data centers. यूनियन बजट 2026 में गवर्नमेंट ने फॉरेन क्लाउड कंपनीज के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस किया है, जिसकी वजह से इंडिया अब अगला ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनने जा रहा है। तो क्या इंडिया इस डेटा सेंटर के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएगा एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स एंड बिजनेसेस रहेंगे जिसको इसका डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा? चलिए इस वीडियो में पता कर लेते हैं। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। तो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में ना हम डेटा सेंटर का एक बार इकोसिस्टम समझ लेंगे। ये डेटा सेंटर का थोड़ा साइंस समझ लेते हैं कि बनता कैसे है, होता क्या है, व्हाट इज द पर्पस दैट इट सॉल्व्स। बिकॉज कभी भी हम किसी इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री के अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या है, वो इंडस्ट्री में पैसा कैसे कमाया जाता है, आगे चल के भी उसमें बुलिश नेचर रहेगा क्या, बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री कैसी है, इस इंडस्ट्री में क्या फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए एंड देन उसके अंदर अच्छे स्टॉक्स कौन से, इस पे हमें आना चाहिए। तो चलिए सेक्टर एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ आंसर कि डेटा सेंटर होते क्या है। आसान भाषा में समझे तो डेटा सेंटर इंटरनेट का फिजिकल घर है। आप जो नेटफ्लिक्स पे मूवी स्ट्रीम करते हो, यूपीआई से पेमेंट करते हो या एआई का किसी भी तरीके से यूज करते हो, ये सब हवा में नहीं बल्कि एक फिजिकल बिल्डिंग के अंदर में स्टोर होता है, बेसिकली बड़े बड़े सर्वर रूम्स में। आजकल एआई और 5G के जमाने में एक नॉर्मल आईटी सर्वर का रैक 8 से 10 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है, लेकिन एआई और जीपीयू वाले रैक 20 से 40 किलोवाट पावर यूज करते हैं। सो बेसिकली एक हैवी मशीनरी है जो 24/7 चलती रहती है। और ये सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर गर्म ना हो जाए तो इसका टेम्परेचर कंट्रोल भी करना पड़ता है। बेसिकली काफी हाईटेक फैसिलिटी होती है। तो इस हाइपर सिक्योर, अल्ट्रा कूल्ड एंड पावर इंटेंसिव फैसिलिटी को डेटा सेंटर कहते हैं। अब इंडिया इस समय एक स्वीट स्पॉट पे बैठा है। हमारे 944 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है और पर कैपिटल मोबाइल डेटा कंजम्पशन 25 GB पर मंथ है, जो कि दुनिया में सबसे हाई है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने डीपीडीपी एक्ट लागू करके बड़े फॉरेन कंपनीज को इंडियन सिटीजन का डेटा इंडिया में ही स्टोर करने कहा है। और अगर हम ये डेटा सेंटर कॉस्ट की बात करें तो इंडिया अपने एशियन पीयर्स को आराम से हरा देगा। जैसे सिंगापुर और मलेशिया में पावर टैरिफ और लैंड कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है, वही मुंबई में डेटा सेंटर बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रफली $60 पर वॉट है, जो ग्लोबली सेकंड लोएस्ट है। ऊपर से डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल चुका है, जिससे बैंक्स उन्हें सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं। तो इन्हें कॉस्ट एडवांटेज और गवर्नमेंट सपोर्ट दोनों मिलेगा। अब आते हैं फ्यूचर पर। आज के दिन इंडिया का ऑपरेशनल कैपेसिटी लगभग 1.5 गीगावाट है, लेकिन 2030 तक ये बढ़कर 4.5 से 7 गीगावाट तक पहुंचने वाली है। इस मैसिव एक्सपेंशन को सपोर्ट करने के लिए बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं, जैसे रिलायंस जियो और एनवीडिया मिलकर गुजरात के जामनगर में एक मैसिव 3 गीगावाट का डेटा सेंटर बना रहे हैं। वही अदानी कनेक्ट्स कुछ सालों में $100 बिलियन इन्वेस्ट करके ग्रीन डेटा सेंटर डेवलप कर रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस भी बहुत है, क्योंकि इतने मैसिव डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए हमारे देश के पावर सेक्टर को भी बहुत बड़ा स्केल देना पड़ेगा। बाय द वे, पावर सेक्टर के ऊपर में एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर लेना। तो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर और डेटा सेंटर हैंड इन हैंड ग्रो करेंगे, जिससे ओवरऑल इंडिया की जीडीपी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। सो डेटा सेंटर को लेकर डायरेक्टली कुछ पॉजिटिव चीजें अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो गवर्नमेंट ने कहा है कि इंडियंस का डेटा इंडिया में स्टोर होना चाहिए, प्लस 2047 तक के एक टैक्स हॉलिडे ऑफर किया है। मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी आर डिजाइन्ड इन फेवर ऑफ डेटा सेंटर ग्रोथ। सेकेंडली, बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी इसमें काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड वन थिंग दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर इज द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली डेटा सेंटर बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और ये बहुत हाईटेक फैसिलिटी होती है। सो एनर्जी डिमांड अगर यहाँ से बढ़ेगी तो एनर्जी सप्लाई भी इंडिया को ऐसे ही बढ़ाना पड़ेगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया में डेटा सेंटर का वॉल्यूम बढ़ने वाला है। ये सेक्टर आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट एक बार डेटा सेंटर बन जाए, बेसिकली एक बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, तो आपको बस एक महीने का रेंट की तरह पे अपने सर्वर्स को किराए पे देना पड़ता है। तो वन टाइम कैपिटल डिप्लॉय करने के बाद में लॉन्ग टर्म तक के ये डेटा सेंटर पैसे बनाते रहेंगे। और स्पेशली अगर ये डेटा सेंटर्स ग्लोबली एक्सपांड करते हैं, बेसिकली ग्लोबल प्लेयर्स हमारे डेटा सेंटर यूज करते हैं क्योंकि हम सस्ते में देंगे, तो इंडिया के पास फाइनली एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट रेवेन्यू आएगा। सो लेट अस नाउ मूव टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कौन से स्टॉक्स इस डेटा सेंटर जर्नी को राइड करेंगे? माय टॉप 5 पिक्स कमिंग अप। द फर्स्ट कंपनी इज L&T। इंडिया की सबसे बड़ी ईपीसी कंपनी होने के नाते L&T इस डेटा सेंटर के पूरे बूम में नेचुरली बेनिफिट करेगा। जब भी Amazon, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल इंडिया में अपने मेगा कैंपस बनाते हैं, तो सिविल कंस्ट्रक्शन, एडवांस कूलिंग सिस्टम और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल काम करने के लिए L&T के ही पास जाते हैं। लेकिन L&T सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं
नहीं करती है। 2026 में L&T ने ग्लोबल एआई जायंट एनवीडिया के साथ लैंडमार्क पार्टनरशिप अनाउंस की थी, जिसके तहत वो इंडिया में एक सॉवरेन एआई फैक्ट्री एस्टैब्लिश करेंगे। इसका मतलब है कि L&T अब अपने कन्वेंशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से निकलकर हाई मार्जिन एआई कंप्यूटिंग लैंडस्केप में एंटर कर चुका है। इनका ऑर्डर बुक हमेशा भरा रहता है और लगभग 19% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है इनका। बाय द वे, L&T का फंडामेंटल एनालिसिस मैंने पावर सेक्टर में भी किया था एंड इट इज वन ऑफ द फ्लैगशिप ब्लू चिप्स ऑफ इंडिया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ जर्नी में L&T का बड़ा योगदान रहना ही है। द सेकंड स्टॉक ऑन द लिस्ट इज टाटा कम्युनिकेशन। एक डेटा सेंटर बिना ग्लोबल नेटवर्क और सबमरीन केबल्स के बिना किसी काम का नहीं है और यहीं पे टाटा कम्युनिकेशन का मोनोपोली आता है। ये कंपनी एंटरप्राइजेस कनेक्टिविटी और सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन इनका सबसे बड़ा हिडन जेम है इनका जॉइंट वेंचर टाटा कम्युनिकेशन के पास STT GDC इंडिया में 26% का मैसिव स्ट्रेटेजिक स्टेक है। STT GDC इंडिया आज के तारीख में इंडिया का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, जिसके पास रेवेन्यू के हिसाब से लगभग 28% मार्केट शेयर है और 318 मेगावाट से ज्यादा की ऑपरेशनल कैपेसिटी। हाल ही में STT GDC ने इंडिया में अपनी कैपेसिटी को 550 मेगावाट से बढ़ाने के लिए मैसिव $3.2 बिलियन का यानी 26,000 करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। अब फटाफट एक बार टाटा कम्युनिकेशंस के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। मार्केट कैप वाइज ये एक मिड कैप टू स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। कंपनी पे काफी ज्यादा डेट है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी आती है। सेल्स ग्रोथ इसकी एवरेज है, महंगाई बराबर ही सेल्स ग्रोथ हो रही है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएं तो यू कैन सी कि इसका रेवेन्यू आज से ज्यादा कभी नहीं था और प्रॉफिट्स भी इसके इनफैक्ट प्रॉफिट्स में ग्रोथ थोड़ी कम है। 2023 में भी सेम ही प्रॉफिट था, अभी भी सेम प्रॉफिट है, जो कि आपको नीचे यहां देखने भी मिलेगा। कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, मतलब फंडामेंटली स्टॉक में ऐसा कोई बुराई नहीं है। बिजनेस आउटलुक ऑन दी अदर हैंड अभी बेटर होने का है और वैल्यूएशन फ्रंट पे देखा जाए तो कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड। थर्ड स्टॉक जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये काफी पॉपुलर है, अनंतराज। अनंतराज ट्रेडिशनली एक रियल एस्टेट डेवलपर था, लेकिन उन्होंने एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक पिवट किया। नई जमीन खरीदने में और उसके क्लियरेंस लेने में सालों लग जाते हैं, इसलिए अनंतराज अपने एग्जिस्टिंग कमर्शियल आईटी पार्क को हाइपर स्केल डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर रहा है। इनका गोल 2032 तक टोटल 300 मेगावाट की आईटी लोड कैपेसिटी डेवलप करने का है, जिसके लिए इनका 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी भी है। इनके हरियाणा के राय रीजन में 200 मेगावाट का हाइपर स्केल फैसिलिटी पर काम तेजी से चल रहा है और हाल ही में इन्होंने 22 मेगावाट की कैपेसिटी ऑपरेशनल भी कर दी है, मतलब डेटा सेंटर बनाया भी और वो चलने भी लगा है। इसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। बजट 2026 में आए टैक्स हॉलिडे और एआई बूम की वजह से अनंतराज का डेटा सेंटर सेगमेंट अब इनके रेवेन्यू में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन अभी भी इस कंपनी के मेजर फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट पे ही डिपेंडेंट है। मतलब इस कंपनी का प्राइमरी रेवेन्यू डेटा सेंटर से नहीं आता है और यहीं पे इन्वेस्टर्स कई बार गड़बड़ कर बैठते हैं। उन्हें लगता है डेटा सेंटर में काम कर रहा है तो डेटा सेंटर के साथ पूरी स्पीड से ग्रो करेगा, बट एक्चुअली जो कंपनी आप आज खरीद रहे हो इट इज मेजरली एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एंड हैज वेरी लेस एक्सपोजर टू डेटा सेंटर्स एज ऑफ टुडे। आगे चल के बहुत अच्छा स्केल करेगा, इस इंडस्ट्री का फर्स्ट मूवर प्लेयर एडवांटेज भी से मिलेगा, बट एज ऑफ टुडे इस कंपनी के फंडामेंटल्स में बाकी सोर्सेस का रेवेन्यू ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप फंडामेंटल्स के बेसिस पे देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसके ऊपर डेट कम है विच इज गुड। इसका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। इसका पीईजी रेशियो भी 1 से नीचे है। कभी भी हाई ग्रोथ सेगमेंट में पीईजी रेशियो 1 से नीचे होना बहुत अच्छी बात होती है। इसका वैल्यूएशन ठीक है, एकदम एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड नहीं है और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे तो आज से ज्यादा रेवेन्यू एंड आज से ज्यादा प्रॉफिट इसमें कभी नहीं था और इसके मार्जिन भी काफी हेल्दी है। 20% मार्जिन के बिजनेसेस काफी अच्छे होते हैं यूजुअली। लेकिन अनंतराज के बारे में मैंने स्पेशली अपने टेलीग्राम पे भी और अपने इंस्टाग्राम पे भी एक आर्टिकल डाला था। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। देखो, आपका इंटरेस्ट होता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाए या ना जाए उस सेगमेंट में, राइट? बेसिकली अगर आपको डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करना है और आपने कर दिया और फिर शेयर प्राइस नीचे जाने लगे तो भी आप सेटिस्फाइड तो नहीं रहोगे, बिकॉज यू एक्चुअली वांट योर मनी टू ग्रो। सो अब इस केस में ना अनंतराज में मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं और यही सेम एनालिसिस, ये मेरे 6 चेक में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है। इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए। स्टॉक के प्रमोटर होल्डिंग कुछ साल पहले 63% थी, आज घट के 57% हो गई है। मतलब प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा स्टेक बेच दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, 51% तक का तो वैसे भी रूल ही होता है। इनफैक्ट दे कैन इवन गो डाउन टू 0। इसमें ऐसा कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में इतना कम नहीं होना चाहिए। अब इससे भी ज्यादा दो इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब दिसंबर सितंबर 2024 जो कि बुल रन का एंड था, तब आप देखोगे तो लगभग 13% एफआईआईज होल्ड करते थे और आज उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बेच दिया है। फॉलोड बाय डीआईआईज भी इस कंपनी को 6-7% होल्ड करते थे और उन्होंने भी बेच दिया है। मतलब डीआईआई भी कंपनी को बेच ही रहे। यूजुअली लोगों को लगता है कि डीआईआईज हमारे दोस्त है, हमारे साथ चलेंगे, बट दे आर आल्सो सेलिंग, एफआईआईज आर सेलिंग एंड प्रमोटर्स आर आल्सो सेलिंग। हु इज बाइंग दिस स्टॉक देन? एंड द आंसर इज हमारे मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स। आज आप उनकी अगर होल्डिंग पोजीशन देखोगे तो बुल रन के बाद से 2024 में बुल रन एंड हुआ था, उसके बाद से ये स्टॉक क्लियरली रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर में चिपकाया गया है। एक नैरेटिव आपको बेचा गया है, बेसिकली एक नैरेटिव हम लोग को सेल किया गया है कि डेटा सेंटर आगे चल के ग्रो करेंगे और उस नैरेटिव के कंधे पे रख के उन इन्वेस्टर्स ने, उन क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स ने अपने प्रॉफिट को बुक किया है। ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन नहीं है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट चलता है। क्योंकि दिसंबर 2024 में जिस भी बंदे ने स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि भाई डेटा सेंटर ऊपर जाता है, वो एक सपना खरीद रहा था, ना कि फंडामेंटल्स खरीद रहा था, ना कि वैल्यूएशंस खरीद रहा था। एंड दे आर क्लियरली पेइंग द प्राइस एज ऑफ टुडे।
डे। लॉन्ग टर्म में आप देख चुके हैं फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, बट इसलिए ऐसे मेजर स्टॉक मार्केट एनालिसिस सीखना जरूरी है। चलिए अगला स्टॉक जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री में बहुत मेजर रोल प्ले करेगा वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको नेटवेब का एनालिसिस बताऊं, एज एन इन्वेस्टर आपको जेन्युइनली किसी भी स्टॉक का एक बेसिक एनालिसिस करना आना चाहिए, एंड उसके लिए आप मेरा 6 चेक कोर्स जरूर कंसिडर कर सकते हो। इस कोर्स को मैंने ही डिजाइन किया है। इस कोर्स में मैं आपको 6 डिफरेंट एनालिसिस सिखाता हूं और उसके बेसिस पे हम किसी भी स्टॉक को स्कोर करते हैं। अगर टोटल स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम उसे सिंपली अवॉइड करते हैं। कौन से स्टॉक्स पे काम करना है प्लस उन्हें एक्जैक्टली सेल कब करना है, ये भी मैंने इस कोर्स में कवर किया है। और जितने भी इन्वेस्टर्स ने इस कोर्स को आज तक परचेस किया उन सबका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है। वैसे तो ये कोर्स 2500 रुपए का है, लेकिन अभी QR कोड को स्कैन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिए एंड यू विल गेट इट एट 1500 ओनली। डू कंसीडर इट एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द स्टॉक एनालिसिस ऑफ नेटवेब टेक्नोलॉजीज। अगर डेटा सेंटर एक बिल्डिंग है तो उसके अंदर का दिमाग वहां रखे हाई परफॉर्मिंग सर्वर्स होते हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया की लीडिंग OEM है जो स्पेसिफिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स और AI सर्वर्स बनाती है। ग्लोबल सप्लाई चेन बॉटलनेक के चलते डोमेस्टिक हार्डवेयर की डिमांड स्काई रॉकेट कर रही है और नेटवेब टेक्नोलॉजीज को गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का भी एडवांटेज मिलता है। एंड बाय एडवांटेज आई मीन PLI बेनिफिट्स। ये एनवीडिया के साथ सिलेक्ट OEM पार्टनर्स में से एक है जो AI GPU डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो ये भी एक स्मॉल कैप सेगमेंट की प्लेयर है। अब एक चीज आप समझिए कि ये इंडस्ट्री में काफी स्मॉल कैप एक्सपोजर मिल रहा है। तो चैलेंज क्या है कि अगर ये स्टॉक्स गिरते हैं तो ये हमेशा ज्यादा गिरेंगे और बढ़ते तो भी ज्यादा ही बढ़ेंगे। पर स्मॉल कैप में अगर इन्वेस्ट करते हो तो भी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 20-25% करेक्शन एट एनी टाइम। अगर इसका डेट टू इक्विटी देखे तो ये तो नेग्लिजिबल है, बहुत अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी है और PEG रेशियो भी रीजनेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, एवरीथिंग इज गुड। सो फंडामेंटली क्रेजी, वेरी गुड कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात अगर करी जाए तो आज से ज्यादा प्रॉफिट कभी नहीं था, रेवेन्यू नहीं था सॉरी, और आज से ज्यादा प्रॉफिट भी कभी नहीं था। देखिए ग्रोथ भी कितने अच्छे से आपको देखने मिल रही है। सो फंडामेंटली एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कंपनी इज आल्सो ग्रेट। लेट अस नाउ मूव टू द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टॉक, E2E नेटवर्क्स। ये कंक्रीट की बिल्डिंग नहीं बनाते हैं बल्कि एक प्योर प्ले हाइपर स्केल क्लाउड और GPU एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म है। जैसे AWS या गूगल क्लाउड ऑपरेट करते हैं वैसे ही E2E नेटवर्क स्पेसिफिकली AI स्टार्टअप्स और एंटरप्राइजेस को हाईली एडवांस GPU रेंट पे देते हैं। आजकल हर स्टार्टअप को AI मॉडल ट्रेन करने हैं, पर GPU उसकी ग्लोबली भारी शॉर्टेज है। E2E ने पहले से ही लगभग 3900 GPUs एक्वायर किए हैं और अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म को स्केल कर रहा है। इनका मंथली रिकरिंग रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और जो बजट 2026 में पॉलिसी लॉन्च हुई थी उससे भी इसको डायरेक्ट एडवांटेज मिलता है। अब फंडामेंटल्स के बेसिस पे देखा जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। यूजुअली जो है ना, मैं ऐसे स्टॉक्स पे काम नहीं करता हूं। इनफैक्ट पर्सनली मैंने इनमें से किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है, आज तक एक भी बार नहीं किया है, अपार्ट फ्रॉम L&T ऑफ कोर्स, बट आई विल कम टू दैट इन अ बिट। पहले इसके फंडामेंटल्स अगर आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बेसिस पे देखो यार, ये कंपनी का रेवेन्यू 100-200 करोड़ है। यस, बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखती है, यस इसका धंधा भी बहुत अच्छा है और आगे स्केल भी कर रहा है, बट ये कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है ना वो एकदम मतलब कितना 20-30 करोड़ का है। आप जिस भी शहर में रहते हैं ना वहां पे कोई एक लोकल बिजनेसमैन भी लगभग इतना कमा लेता है, मतलब नॉट स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, बट अगर कोई रेगुलर व्यापारी की भी बात करूं तो 20-22 करोड़ का प्रॉफिट तो एक साल में कर ही लेते हैं। सो देखो अब इस कंपनी का ना तो PEG रेशियो है, इस कंपनी पे डेट कम है, सेल्स ग्रोथ ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है, बट ओवरऑल आउट ऑफ ऑल दीस 5 ये सबसे हाई रिस्क मॉडल में आई। सो टू समराइज दिस वीडियो, अभी इंडिया के डेटा सेंटर की जर्नी एंड AI की जर्नी जो है ना वो जस्ट शुरू हुई है। सो जैसे आपने देखा कि इस इंडस्ट्री में जो स्टॉक्स है उनका भी मार्केट कैप बहुत छोटा है, बट इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 3 से लेकर 5 साल में ही आपको ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पिवटल चेंज देखने मिलेगा। एटलीस्ट वॉल्यूम्स तो ग्रो करेंगे एंड जो प्लेयर्स ऑलरेडी इस बिजनेस का पार्ट है उन्हें फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जरूर मिलेगा। अब कुछ कंपनीज जैसे रिलायंस, अदानी, एयरटेल, ये लोग भी डेटा सेंटर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बट द रीजन व्हाई मैंने उसे इस लिस्ट में नहीं रखा, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट इन दीस कंपनीज देन यू आर प्राइमरीली नॉट इन्वेस्टिंग इन डेटा सेंटर अलोन। आगे चल के अगर ये डीमर्ज करके डेटा सेंटर का बिजनेस अलग कर दें तो जरूर इन्वेस्टेबल रहेगा, सब्जेक्टेड टू गुड वैल्यूएशंस, बट एज ऑफ टुडे द पिक्चर इज क्लियर। आपको क्या लगता है कि इंडिया डेटा सेंटर की जर्नी में कितना आगे बढ़ेगा और क्या ग्लोबली डेटा सेंटर की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला एनालिसिस आप कौन से सेक्टर में चाहते हो ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।